हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे हम लोग कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन इम्पेयरमेंट हम लोगों ने बात कर ली थी सिस्टोलिक डिसफंक्शन की। तो प्रीवियस वीडियो आई होप सो आप लोगों ने सबने देखी होगी। तो अब हम डायस्टोलिक फेलियर की बात करते हैं। तो सिस्टोलिक में क्या हो रहा था कि ये जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है आपका, यानी कि ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है ये फ्लॉपी हो रहा था, वीक हो रहा था, जिसकी वजह से ठीक से पंप नहीं कर पा रहा था ये ब्लड को। लेकिन इस केस में क्या होगा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होता है कि ये जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, यानी कि ये राइट वेंट्रिकल और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारी मसल है मायोकार्डियम की मसल्स या फिर किसी कॉज की वजह से ये बहुत ज़्यादा थिक या रिजिड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स में स्पेस होती है वो इनफ नहीं बचेगी, तो ब्लड फिलिंग ही कम होगी वेंट्रिकल में। तो जाहिर सी बात है जो पंप करेगा ब्लड हमारा वेंट्रिकल, वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन की। हमने बोला था कि इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो आपका होता है वो अमाउंट होता है ब्लड का जो कि पम्प्ड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आपका ईच टाइम जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इजेक्शन फ्रैक्शन की। ठीक है, EF से डिनोट कर देती हूँ इजेक्शन फ्रैक्शन की। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारा वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हमारा वो पंप कर पा रहा है। ठीक है, ये शो करता है कि कितना अच्छा वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है हमारा, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम होता है। इससे क्या मतलब है मेरा, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि एक बार में हमारा वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप आउट कर रहा है। ठीक है, एक बार में हमारा वेंट्रिकल कितना ब्लड को पुश कर रहा है एवोर्टा में और कितना ब्लड हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। और कितना वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है हमारे एट्रियम से वो हमारा टोटल वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा नियरली होता है आपका 70 ml के करीब, नियर अबाउट। ठीक है, और जो आपका टोटल वॉल्यूम होता है वो 110 to 120 होता है, 120 ml। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मल EF आता है या फिर रिजेक्शन फ्रैक्शन आता है वो 63% या तो 58% आता है। ठीक है, लेकिन इन केस डायस्टोलिक सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या हो रहा था कि ब्लड हमारा ठीक से पंप नहीं कर पा रहा था। सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या हो रहा था, हमारा जो वेंट्रिकल था वो फ्लॉपी हो गया था, जिसकी वजह से हमारा वेंट्रिकल ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए 40 हो गया हमारा या फिर 44 हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, जितना वेंट्रिकल हमारा पंप करके कॉन्ट्रैक्ट करके पंप कर रहा था ब्लड को, वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम था। तो ये 44 ml हो गया। मान लीजिए कि फिलिंग अच्छी हो रही है क्योंकि फ्लॉपी बन रहा है, नीचे का एरिया जो था हमारा वेंट्रिकल का ये क्या हो रहा था, फ्लॉपी हो रहा था, तो जगह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि फिलिंग वेंट्रिकल्स में अच्छी हो रही है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये कम अमाउंट ऑफ ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है क्योंकि वीक हो गई हैं मसल्स यहाँ की। ठीक है, इलास्टिसिटी कम हो गई है। तो यानी कि फिलिंग तो ठीक हो रही है, यानी कि 110 to 120 ml हो रही है, लेकिन 44 ml ब्लड ही ये पुश कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो 44 ml ब्लड ही वापस जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, लगभग 40% के करीब हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन रेड्यूस्ड हो गया। जबकि डायस्टोलिक डिसफंक्शन में आप देखो क्या हो रहा है, जब डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन की बात कर लेते हैं, डिसफंक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर होती है हमारे वेंट्रिकल्स की, आप ये देखो ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, जो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस कम हो गई है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन में यही तो हो रहा था कि रिजिड हो गई थी, थिक हो गई थी हमारे वेंट्रिकल की मसल्स, और यहाँ पे स्पेस कम हो गया हमारे वेंट्रिकल्स में, यानी कि फिलिंग यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पा रही है। वहाँ पे नॉर्मल फिलिंग 110 to 100, मान लीजिए कि हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 70 ml ही रहा। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ये प्रॉपर कर रहा है, बस स्पेस कम हो गई तो इसलिए ब्लड की फिलिंग नहीं हो पा रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ब्लड फिल हो रहा है ये मान लीजिए 69 ml ही हो रहा है हमारा टोटल वॉल्यूम जो है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 70 ml पुश तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से क्या होगा, लगभग सेम होगा। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन यही तो था हमारा, नॉर्मल EF हमारा यही था, लेकिन वॉल्यूम कम आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो पंप भी ठीक से नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, इसका दूसरा नाम क्या था, प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। यानी प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब है कि सेम टू सेम वॉल्यूम रहेगा इजेक्शन फ्रैक्शन का, नॉर्मल EF रहेगा, लेकिन जो कैपेसिटी होगी वेंट्रिकल की वो डिक्रीज़ कर गई होगी, उसमें फिलिंग ठीक से नहीं हो पा रही होगी ब्लड की, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर होगी आपको। सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या हो रहा था, हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन रेड्यूस हो रहा था, इसलिए वहाँ पे उसका दूसरा नाम क्या था, रेड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन सेम है, भले ही वेंट्रिकल्स में हमारी प्रॉब्लम आई है पर इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू नॉर्मल है, इसलिए हम इसको प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इटियोलॉजी या कॉजेज़ का, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो वॉल्यूम ओवरलोड अगर हुआ है, प्रिजर्व्ड, ये बताया ना मैंने, प्रिजर्व सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर फंक्शन है, यानी कि जो हमारा वेंट्रिकल है वो ठीक से फिल नहीं हो पा रहा है, तो लार्ज लेफ़्ट टू राइट शंट इसका वजह हो सकता है, जैसे कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी कि सेप्टा में प्रॉब्लम हो गई, वेंट्रिकल्स जो हमारे हैं उसके सेप्टम में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, यानी कि जो बच्चों के अंदर डक्टस आर्टरियोसिस होती है वो क्लोज नहीं हो पाई है, उसकी ओपनिंग खुली रह गई है, ठीक है। ये सारे डिजीज़ मैंने कवर किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से जाके आप एक बार चैनल पे विजिट करिए, आपको सब डिटेल में मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर लीजन्स अगर हाई पल्मोनरी ब्लड का, जैसे कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स हुआ है, ठीक है, यानी कि जो हमारा एवोर्टा है या फिर पल्मोनरी आर्टरी है उसका पोजिशन गड़बड़ है, या फिर क्या है, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से मिट्रल या एवोर्टिक रिगर्जिटेशन, यानी कि जो वॉल्व्स हैं हमारी वो ठीक से क्लोज्ड नहीं हो पा रही हैं ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन या ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, तो भी ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है। या तो रोमेटिक या कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो भी हम ये कॉज हो सकता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। फिर अगर मायोसाइटिक डिसफंक्शन हुआ है, जैसे कि प्रेशर ओवरलोड हो रहा है, सीवियर एट्रियल स्टेनोसिस या पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गई है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुई है, हमने बोला ना कि डिस्ट्रॉफी हो गई है, मसल्स में प्रॉब्लम है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुई है, या फिर कोई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जैसे कि मायोकार्डाइटिस या HIV इन्फेक्शन है, तो भी कॉज कर सकता है ये हमारे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को। कोई एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी होगी, जैसे कि सिंगल वेंट्रिकल ही प्रेजेंट है बच्चे के अंदर, या फिर सेप्सिस है बच्चे को, पोस्ट CPB है, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी बाईपास कराया गया है, या फिर हाइपोकैल्सीमिया है बच्चे को, तो भी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को ये लीड कर सकता है। फिर हमने एज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दिया है कि बच्चों में अगर न्यूबॉर्न है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हमारा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। तो एस्फाइक्सिया की प्रॉब्लम, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बच्चे को, कोई सिस्टोलिक या AV फिस्टुला है, एट्रियो वेंट्रिकुलर फिस्टुला है, यानी कि कोई एट्रियम वेंट्रिकल में कोई एबनॉर्मल कनेक्शन है, एरिथमिया यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट है, लार्ज VSD है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, लार्ज यानी कि एक होल बना हुआ है सेप्टम में वेंट्रिकल के। फिर लार्ज अगर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, यानी कि जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है वो क्लोज नहीं हुआ और वो लार्ज है, TAPBC टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन है अगर, और कोरेक्टेशन ऑफ एबोर्टा है, तो न्यूबॉर्न में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को वो लीड करें। 1 to 2 मंथ का बच्चा है तो उसमें VSD चांस हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, PDA पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन या ट्रांसपोजिशन एंड मालपोजिशन भी कॉम्प्लेक्स ये लीड कर सकते हैं। 2 to 6 मंथ का बच्चा है तो उसमें 1 to 2 एवोर्टिक स्टेनोसिस, 1 से 2 एवोर्टिक स्टेनोसिस या फिर कोरेक्टेशन ऑफ ओवोर्टा कॉज हो सकता है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो कार्डियक हार्ट डिजीज़, उसकी कॉम्प्लिकेशन के लिए रूमेटिक फीवर या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ भी इसका कारण हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस कारण हो सकता है इसका, कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, या फिर पैलिएटिव कार्डियक हार्ट डिजीज़, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस की कोई प्रॉब्लम थी बच्चे को और उसको लेके कोई सर्जरी हुई है या फिर ऑपरेशन हुआ है बच्चे का, तो उसके कॉम्प्लिकेशन के
थ्रू भी वो दिख सकता है हमको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बात कर लेते हैं तो पैथोफिजियोलॉजी की, तो ये बहुत ही आसान है। अब देखो इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या है, मायोकार्डियम में हमारी यानी कि जो थर्ड लेयर होती है हमारे हार्ट की, वहाँ पे इंजरी हुई है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी या वल्वुलर डिजीज़ की वजह से हुआ है ये। इनिशियल जो होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का परफॉर्मेंस जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा वॉल स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म जो हमारा होगा सिस्टम होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होगी, एपोप्टोसिस देखने के लिए मिल सकती है, हाइपरट्रॉफी देखने के लिए मिल सकती है, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर अल्ट्रेशन और मायोटॉक्सिसिटी, क्योंकि यहाँ पे ओवरलोड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो रिमॉडलिंग एंड रिग्रेसिव वर्सनिंग हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शन में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन करना हमारा धीरे धीरे कम कर देगा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि हीमोडायनेमिक अल्ट्रेशन हो सकती है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में अल्ट्रेशन होगी, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसकी वजह से अगर मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन में डिक्रीमेंट हुआ है तो मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी कॉज करेगा, एरिथमिया, पंप फेलियर कॉज करेगा। और अगर मान लीजिए सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन में प्रॉब्लम या हीमोडायनेमिक अल्ट्रेशन हुआ है तो आपको हार्ट फेलियर के सिम्टम नजर आएंगे, जैसे डिस्पेनिया, एडिमा और फटीग दिखेगा बच्चे के अंदर। फिर रॉस हार्ट फेलियर का एक बार फोर क्लासेस में इन्होंने रॉस ने हार्ट फेलियर को वो कैटेगराइज करा है, क्लासीफाई किया है। तो क्लास 1 में क्या होता है अगर हार्ट फेलियर है तो असिम्प्टोमेटिक रहता है वो। क्लास 2 में क्या होता है, माइल्ड टैकीपीनिया होगा हमें, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट रहेगी, डायफोरेसिस हो सकता है विद फीलिंग ऑफ इन्फेंट, डिस्पेनिया भी हो सकता है ऑन एक्सर्शन इन ओल्डर चिल्ड्रन। फिर क्लास 3 में क्या होगा, टैकीपीनिया होगा, डायफोरेसिस होगा बच्चे को, डिफिकल्ट वाइल आप फीड कर रहे होंगे इन्फेंट को तो मार्क डिस्पेनिया होगा ऑन एक्सर्शन और प्रोलॉन्ग फीडिंग टाइम होगी और ग्रोथ फेलियर देखने के लिए मिलेगा बच्चे के अंदर। क्लास 4 में ये क्या कह रहे हैं कि रॉस ने बोला कि सिम्टम हमें कौन कौन से दिखेंगे, टैकीपीनिया दिखेगा, रिटार्डेशन होगा, ग्रैनुलेशन होगा या डायफोरेसिस होगा बच्चे को रेस्ट के टाइम पे, ठीक है। बच्चा रेस्ट कर रहा होगा तो भी हमें डायफोरेसिस देखने के लिए मिल सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो क्या क्या बच्चे के अंदर अगर न्यूनेट है या फिर न्यूबॉर्न है तो उसके अंदर टैकीपीनिया, हार्ट बीट इंक्रीज नजर आएगी, हिपैटोमेगाली देखने के लिए मिल सकता है, लीवर इनलार्जमेंट देखने के लिए मिल सकता है, टैकीकार्डिया देखने के लिए मिल सकता है बच्चे के अंदर। टैकीपीनिया ब्रीदिंग से रिलेटेड होता है, रेस्पिरेशन रेट आपकी बड़ी होगी बच्चे की, टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट बड़ी होगी, फीडिंग डिफिकल्टीज देखने के लिए मिलेगी, एक्सेसिव स्वेटिंग बच्चे को देखने के लिए मिलेगी, सब कोस्टल रिसेक्शन देखने के लिए मिलेगा, साइनोसिस बच्चे के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, ब्लू डिस्कलरेशन, वीजिंग साउंड देखने के लिए मिल सकती है, कार्डियोमेगाली और शॉक में भी बच्चा जा सकता है। इन्फेंट में क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो पुअर फीडिंग होगी बच्चे की, लेथार्जी फील करेगा बच्चा, थका थका फील करेगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, हार्ट रेट वो जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, रेस्पिरेशन जो होगा वो सजेस्टिव होगा चेस्ट इन्फेक्शन का, मतलब हो सकता है बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो, स्लो वेट गेन होगा बच्चे को और हिपैटोमेगाली देखने के लिए मिलेगी। ओल्डर चिल्ड्रन में क्या क्या सिम्टम हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, तो पुअर वेट गेन होगा, एफर्ट इंटॉलरेंस, ऑर्थोपीनिया देखने के लिए मिल सकता है बच्चे को, यानी कि वो सोया होगा तो भी उसकी जो वो रेस्पिरेशन करेगा वो उसमें डिफ़िकल्टी होगी उसको, कार्डियोमेगाली और गैलोप रिदम देखने के लिए मिल सकता है, मरमर की साउंड आएगी, पेरिफेरल एडिमा और बेसिलर क्रिप्टेशिएशन अलॉन्ग विद फटिंग और हिपैटोमेगाली और रेज्ड होगा बच्चे का जेवीपी, ठीक है। अब डायग्नोसिस में क्या क्या कर सकते हैं हम, तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट है, चेस्ट रेडियोग्राफी कराएंगे, ईसीजी कराएंगे बच्चे का, बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड BNP टेस्ट कराते हैं कार्डियक फेलियर के केस में, सीबीसी कराएंगे अगर एनीमिया तो नहीं है बच्चे को, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराएंगे कि हाइपोकैल्सीमिया वगैरह है तो वो हमें पता चल जाए, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराएंगे और एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टेस्ट कराएंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट कराएंगे, तो हम डायग्नोस कर पाएंगे बच्चे को कार्डियक फेलियर है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, तो रिड्यूसिंग कार्डियक प्रीलोड, सबसे पहले अगर कार्डियक लोड आ रहा है या कार्डियक प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको हम सबसे पहले कम करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए बेड रेस्ट देंगे बच्चे को और सेमी फॉलो अप पोजीशन प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चा ठीक से सांस भी ले पाए और उसकी कार्डियक प्रीलोड भी कम हो। हाइपोथर्मिया है और एंड हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे को तो चेक करेंगे हाइपोकैल्सीमिया के लिए बच्चे को,
ठीक है, मतलब देखिए अवॉइड करेंगे हाइपोथर्मिया को, यानी कि बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ना हो, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है बच्चे को, और हाइपोकैल्सीमिया के लिए भी हम चेक करेंगे। एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करके रखेंगे। ब्लड गैसेस को मॉनिटर करेंगे। हाइड्रेशन देंगे बच्चे को, आईवी एक्सेस कराएंगे। अगर ओरल फीड वो ले रहा है तो सीवियर टैकीपीनिया है तो उस केस में हम स्टॉप करेंगे ओरल फीडिंग को। ट्रीटमेंट करेंगे फीवर का, एनीमिया का, सेडेटिव देंगे रेस्टलेस चाइल्ड के लिए, और मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। वेजोडाइलेटर्स दे सकते हैं जो कि रिड्यूस करेगा हमारे ओवरलोड को। इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का यूज़ कर सकते हैं, 0.5 to 4 mcg पर kg पर मिनट आईवी देंगे हम बच्चे को। एसी इनहिबिटर दे सकते हैं बच्चे को, इसमें कैप्टोप्रिल दे सकते हैं 0.1 to 1 mg पर kg पर डे। ठीक है, फिर बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए, मेटाप्रोलॉल या फिर कार्वेडिलॉल का यूज़ कर सकते हैं। फिर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम डिगॉक्सिन का यूज़ करते हैं। एज़ पर मतलब बच्चा प्रीमेच्योर है तो ये वाली डोज देंगे हम, इन्फेंट है तो बच्चे को थोड़ी सी डोज बढ़ाकर देंगे, और चिल्ड्रन है तो 0.06 mg पर kg देंगे। आइनोट्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं, सेम मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है। डोपामाइन देंगे हम बच्चे को 2 to 10 माइक्रोग्राम। ठीक है, और या फिर डुबोटेमाइन दे सकते हैं 2.5 to 15 माइक्रोग्राम। फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर में हम एमिरोनिन और मिलरिनोन का यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रीलोड को रिड्यूस करने के लिए हम डाययूरेटिक्स भी दे सकते हैं, जैसे कि फ्रोसेमाइड का यूज़ कर सकते हैं 1 mg पर kg डोज आईवी में दे सकते हैं। स्पाइरोनोल लैक्टोन का यूज़ कर सकते हैं। लो सोडियम डाइट प्रेफर करेंगे बच्चे को देना। करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई अंडरलाइन कॉज है तो। सर्जिकल करेक्शन, अगर कार्डियक डिफेक्ट, अगर मान लीजिए VSD की प्रॉब्लम है बच्चे को, PDE की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, वो ऑलरेडी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट, अगर अरिथमिया है बच्चे को तो उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, या फिर कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका ये छोटा सा रोड मैप बनाया है मैंने, ताकि आप एक कार्डियक फेलियर पेशेंट है अगर, या फिर कार्डियक फेलियर बच्चा है तो उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले एक्यूट फेज़ में आपने क्या क्या करना है चीज़ें, ठीक है। रेस्क्यू फेज़ में आपने क्या करना है, एस्केलेशन और स्टेबलाइजेशन फेज़ में आपको क्या करना है, वो चीज़ें मैंने बता रखी हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी सा है, आप एक बार गो थ्रू करेंगे आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर होगा। टॉपिक लंबा था, तो अगर कुछ गड़बड़ हुई है या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।